नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 भूगोल विषय के जो आज पेपर हुआ है उसका प्रश्न पत्र हल किया हुआ आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न पूछा गया था कि किन्हीं दो अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर है एलन सैम्पुल व हंटिंगटन। ये दोनों अमेरिकी भूगोलवेत्ता होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि क्रॉस क्या है। बुशमैन स्त्रियों का चोगे नुमा वस्त्र जो वस्त्र एवं बिस्तर बंद दोनों प्रकार का होता है, इसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। इसमें दो है वो भाग होते हैं, एक भाग में संग्रहित वस्तुओं को तथा दूसरे भाग में बच्चे को रखा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है आप्रवास किसे कहते हैं। तो किसी अन्यत्र स्थान पर किसी स्थान पर आकर रहना या आना है वो आप्रवास कहलाता है। जैसे कि जयपुर से सरदार शहर में आकर कोई रहता है तो वह प्रवास का आप्रवास प्रकार है वो कहलाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है वृहत नगर किसे कहते हैं। ऐसे नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, इसे अंग्रेजी में मेगालोपोलिस भी कहते हैं। सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग जीन गोटमैन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बस्ती किसे कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव के द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। और अधिवास का ऐसा प्रकार जिसमें 2 या 3 या उससे 4-5 मकान है वो होते हैं, उस भाग को मानव बस्ती या बस्ती के नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न पूछा गया है कि पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें हमें कच्चा माल है वो पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि ऊन है, चमड़ा है, मांस है, ये सारे पशु आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 8वां कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण दीजिए। तो कोयला, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि परंपरागत ऊर्जा के साधन होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो बॉक्साइट मुख्य स्रोत होता है। बॉक्साइट से ही हम एल्यूमिना नामक धातु को अलग करते हैं और उससे एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। 10वां प्रश्न पूछा गया अधात्विक खनिज के उदाहरण बताने हैं जिनमें धातु का अंश नहीं होता। तो उसके उदाहरण हैं नमक, जिप्सम, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि। 11वें प्रश्न में पूछा गया था कि पूर्व पश्चिम गलियारे के दोनों छोरों के नाम लिखने हैं। तो पूर्व में सिलचर असम से यह गलियारा है वो शुरू होता है और पश्चिम में पोरबंदर गुजरात में जाकर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है, किस वर्ष में होती है। तो 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई है। 13वां प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा है वो पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में यह अभियान वो शुरू होता है। इसमें गांवों को जल की आवश्यकता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि पेयजल, घरेलू उपयोग या पशु जल उपलब्धता और सूखे जैसी समस्या का समाधान किया जा सके। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व असम जैसे राज्यों में मुख्य रूप से गोंड पाए जाते हैं। इसके अलावा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मैकाल पर्वत, सोनगढ़, देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर के पठार, गडजत की पहाड़ियों में भी गोंड जनजाति का निवास होता है। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि वृत्ताकार व रेखीय प्रतिरूप के जो चित्र है वो बनाइए। तो ये चित्र है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से दोनों चित्र बनेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है 16वां कि तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं और इस तृतीयक व्यवसाय है वो किसे कहते हैं। तो ऐसा व्यवसाय जिसमें व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती है वो तृतीयक व्यवसाय कहलाता है। इसे सेवा श्रेणी का व्यवसाय भी कहते हैं, जैसे कि परिवहन है, संचार है, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि
व्यापार एवं वाणिज्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त नलसाज, बिजली मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि भी इसी में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 17वां प्रश्न की विश्व की 4 प्रमुख पाइपलाइनों के नाम लिखिए। तो पहली पाइपलाइन पढ़ते हैं, देखिए बिग इंच पाइपलाइन जो यूएसए के मेक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों में जाती है, ये पहली पाइपलाइन। दूसरी पाइपलाइन है टेप लाइन, सोवियत संघ रूस में स्थित है ये, और यूराल व वोल्गा के कुओं से जुड़ी हुई पाइपलाइन है। तीसरी पाइपलाइन कॉपेकॉन, वोल्गा व यूराल के कुओं से पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को यह जाती है। चौथी पाइपलाइन है ऑयल पाइपलाइन, ये एशिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। इसकी लंबाई 1157 किलोमीटर है और ये भारत के असम के नारकटिया से बरौनी तेल शोधन कारखाने तक ये मुख्य रूप से जाती है। 18वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए। तो इसको पॉइंटों के माध्यम से लिखा जा सकता है, जैसे कि पहला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। संसाधनों का कुशल प्रयोग होता है, जो भी संसाधन होते हैं उसको हम ठीक ढंग से प्रयोग में ला सकते हैं। श्रम विभाजन होता है, विशिष्टीकरण के लाभ होते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिलता है और एक विशेष प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। बाजार का विस्तार होता है, बाजार में ज़्यादा वस्तुएं पहुंचती है तो बाजार उन्नत अवस्था तक चलता है। बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ने लगता है। सांस्कृतिक लाभ होते हैं, भाषा के, वेशभूषा है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनका आदान प्रदान होता है आपस में। मूल्यों में समता आती है, यानी जो वस्तु है उसका मूल्य है उसमें समानता आने लगती है। वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता आसानी से होती है। अतिरेक वस्तुओं का निर्गम होता है, बाकी बची जो वस्तुएं होती है पहले उत्पादन से उन वस्तुओं को भी इसके अंतर्गत हम खपा सकते हैं। इससे हमें जो हानि होने की जो संभावनाएं होती है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए। तो पहला उपाय है कि सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए, जैविक खाद को प्रोत्साहित करें, अपशिष्ट जल को उपचारित करके दोबारा काम में लिया जा सके, पशु शव विसर्जन पर रोक लगाई जाए, पानी में नहीं बहाया जाए उनको, और चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो उनके लिए विद्युत शव गृहों की स्थापना की जाए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अगला प्रश्न पूछा है कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है नगरीकरण का स्तर। नगरीकरण का स्तर बढ़ेगा तो साक्षरता बढ़ती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, जातीय संरचना भी प्रभावित करती है साक्षरता को, समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है उससे प्रभावित होता है, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता भी प्रभावित करती है, यातायात व संचार का विकास, सरकारी व सार्वजनिक नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ कैसी है, तकनीकी विकास का स्तर, अर्थव्यवस्था का प्रभाव भी साक्षरता पर गहरे रूप में दिखाई देता है। संसाधन संरक्षण पर अपनी टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया 21वां प्रश्न। इसमें मुख्य रूप से हम लिखेंगे कि संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है। हम विवेकपूर्ण मितव्ययितापूर्ण से उपयोग करें, उसका पुनर्भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग किया जाए। प्रतिस्थापक वस्तुएं अगर उपलब्ध होती है तो उन वस्तुओं का प्रयोग उसकी जगह किया जाए, जैसे कि तांबे की जगह हम एल्यूमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है जिसमें विश्व मानचित्र में कुछ लौह इस्पात से जुड़े क्षेत्रों को दिखाना है। इसमें पहला जो है स्थान है वो है बफेलो, जो ईरी झील क्षेत्र में पड़ता है उत्तर अमेरिका के अंदर, ये दिखाना था। सेंटोस ये दक्षिण अमेरिका का लौह इस्पात से जुड़ा क्षेत्र है। सार जो यूरोप में महाद्वीप में स्थित है, और ओसाका जो जापान कोबे ओसाका का जो क्षेत्र है एशिया के अंदर, ये सारे अलग अलग क्षेत्र हैं वो मानचित्र में दिखाने थे। अगला प्रश्न भी पूछा गया है भारतीय मानचित्र से। भारत के मानचित्र में राजकोट को दिखाना है, तो ये गुजरात राज्य में है। मदुरई है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है और हुगली पश्चिम बंगाल में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के प्रमुख जो क्षेत्र थे उनको दिखाना था, जैसे कि बीकानेर है, तो बीकानेर है वो अपना पड़ोसी जिला है, चूरू जिले का पड़ोसी बीकानेर। नागौर बीच में आता है एकदम हृदय में, और बांसवाड़ा
राजस्थान का दक्षिणतम छोर पर आता है और करौली है वो डांग क्षेत्र के अंतर्गत इधर पूर्व की तरफ आता है। ये सारे क्षेत्र है वो अपने को राजस्थान के मानचित्र में दिखाने थे। 25वें प्रश्न में बताना है कि पशुचारण की समालोचना यानी उसकी विशेषताएं क्या है, कमियां क्या है, उसके बारे में बताना है। तो इसमें चलवासी व वाणिज्यिक पशुचारण के बारे में बता सकते हैं, विशेषताएं बता सकते हैं, कमियां बता सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में हम मुख्य रूप से यह है दोनों प्रकार के जो पशुचारण है वो किया जाता है, इनके विशेषताओं को और क्षेत्रों को बताते हुए ये सारी चीजें कंसल्ट करनी अच्छे ढंग से। अगला प्रश्न है 26वां, भारत में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के 3 उपाय हैं। तो युवा की आयु में वृद्धि की जाए, आर्थिक समृद्धि हो, सभी लोगों को रोजगार मिले, परिवार कल्याण कार्यक्रम को विस्तार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा प्राप्त करेंगे लोग तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अपने आप होने लग जाएगा। रोजगार सृजन का कार्य किया जाना चाहिए, गरीबी उन्मूलन से जुड़े कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, मनरेगा पर टिप्पणी लिखिए। तो मनरेगा है वह अधिनियम है वो 5 सितंबर 2005 को अधिसूचित होता है संसद में, और इस जो रोजगार से जुड़ी ये योजना है ये प्रारंभ होती है 2 फरवरी 2006 को। आंध्र प्रदेश राज्य से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआती स्तर पर 200 जिलों में इसका प्रारंभ होता है और 1 अप्रैल 2008 में ये 644 जिलों में शुरू होती है। 100 दिन का रोजगार इसमें मिलता है और रोजगार के लिए आवेदन करने के बाद भी 15 दिनों तक अगर कोई रोजगार नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान होता है। आदिवासी क्षेत्रों में कार्य दिवस वो 200 रखा गया है और गैर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार मिलता है। मुख्य रूप से मनरेगा के अंतर्गत सड़क निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण से जुड़े वृक्षारोपण करवाना, परंपरागत जल संरक्षण की विधियों का, ढांचों का निर्माण करवाना जैसे कार्य मुख्य रूप से करवाए जाते हैं। और इसमें एक नई बात यह है कि इसमें जो पेमेंट है वो डायरेक्ट खातों में ट्रांसफ़र है वो होना शुरू हो गया है। पहले ऑन हैंड है वो ये पेमेंट है वो मिलता था। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन करना है। तो मुख्य रूप से खनिज के द्वारा है वो जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है। जिन क्षेत्रों में खनिज ज़्यादा होते हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, जिन क्षेत्रों में खनिजों की कमी होती है उन क्षेत्रों में कम लोगों का वास होता है। नगरीकरण भी प्रभावित करता है जनसंख्या को। जिन क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं, अच्छे प्रकार की उन्नत जो सुविधाएं होती है, परिवहन की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो या अन्य कोई सुविधाएं मिलती है, उन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग जाने लगते हैं और उस क्षेत्र का विस्तार होने लगता है। तो नगरीकरण भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। औद्योगिकरण, उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे तो आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या रहती है, अगर नहीं होंगे तो जनसंख्या का कम वास होता है। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक जैसे कि जाति विशेष के द्वारा, धार्मिक स्थल से जुड़े, ऐतिहासिक स्थल से, सांस्कृतिक स्थलों से जुड़े क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं तो इससे भी जनसंख्या प्रभावित होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जैविक व रासायनिक कृषि में मुख्य रूप से क्या अंतर मिलता है। तो जैविक कृषि में पशुओं की खाद का प्रयोग किया जाता है कृषि करने के लिए और रासायनिक कृषि में रसायनों से बनी जो खाद है वो इसके अंतर्गत खेतों में डाली जाती है। गुणवत्ता में जैविक कृषि अच्छी होती है और गुणवत्ता में कमी होती है रासायनिक कृषि में। और अब बात स्वाद की करते हैं तो स्वाद जैविक खेती से उत्पन्न जो अनाज है या जो भी उत्पाद है उसका स्वाद उत्तम होता है और रासायनिक कृषि से स्वाद है वो अच्छा नहीं रहता होता है। जैविक कृषि पर कम खर्च होता है क्योंकि जीव जंतुओं से प्राप्त खाद का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग नहीं करते तो खर्च कम होता है। रासायनिक कृषि में खर्च ज़्यादा आता है
और जैविक कृषि से मिट्टी में उपजाऊपन है वो बढ़ता है, न कि घटता है। रासायनिक कृषि में मिट्टी एक बार उत्पादन, मिट्टी में उत्पादन तो बढ़ता है यद्यपि, परंतु धीरे धीरे मिट्टी में जो उर्वरकता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी प्रश्न में पूछा गया है कि गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाएं बताइए। तो गेहूं है वो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये अक्टूबर नवंबर से मार्च तक है वो बोई जाती है मुख्य रूप से। इस समय इसका उत्पादन होता है। ये समय तापमान बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस और काटते समय 20 से 28 डिग्री तापमान होना चाहिए। 100 दिन तक पाला रहित होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो सिंचाई की जा सकती है, परंतु उत्तम जो इसके लिए होता है वो मावट की वर्षा होती है। जो शीतकालीन वर्षा है वो इसके लिए सर्वाधिक उत्तम मानी गई है। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी, बलुई काली मिट्टी में गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। गेहूं के लिए धरातल समतल होना चाहिए। पानी का निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी अंदर नहीं ठहरना चाहिए खेत के अंदर, क्योंकि गेहूं की जो होती है जड़ें हैं वो इसमें गलकर नष्ट हो जाती है और पौधा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए पानी रुकना नहीं चाहिए खेत के अंदर। श्रम सस्ता होता है और ज़्यादातर श्रमिकों के द्वारा ही ज़्यादातर कार्य करवाए जाते हैं, परंतु फिर भी अगर बड़े क्षेत्र में फसल को बोया जाता है तो आप यंत्रों के माध्यम से भी काम में ले सकते हैं। खाद इसमें कंपोस्ट, जैविक व गोबर की खाद का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण कीजिए। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण 3 भागों में किया जा सकता है। धीमा जनसंख्या का वृद्धि काल 1901 से 1941 से, इस समय में अकाल, महामारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण धीमी वृद्धि हुई। और इसी काल में जो 56वां अकाल है वो भी इसी समय होता है, 1899 1900 के आसपास। इस कारण से इस समय जनसंख्या में बहुत वृद्धि नहीं होती है, धीमी वृद्धि होती है। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होती है। और द्वितीय अवस्था पढ़ते हैं मध्यम वृद्धि काल 1941 से 1971। आर्थिक विकास होता है इस समय। स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार हुआ। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर घट गई और इस कारण से जनसंख्या में वृद्धि होने लग गई। और अंतिम अवस्था पढ़ते हैं तीव्र जनसंख्या वृद्धि 1971 से वर्तमान तक। उन्नत सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, शिक्षा का स्तर बढ़ा, रोजगार के अवसर बढ़े। इस कारण से मृत्यु दर में घटाव आया, परंतु जन्म दर है वो उसी प्रकार से तीव्र बनी रही। इसी प्रश्न में अथवा में प्रश्न पूछा गया कि मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन बताइए। तो मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से मीणा है वो विवाह, नातेदारी, रक्त संबंध है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इनके प्रति ये बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। मीणा जनजाति में ब्रह्म व गंधर्व विवाह 2 प्रकार के विवाह होते हैं। इसके अलावा वर्तमान में अन्य प्रकार के विवाह भी इनमें होने लग गए हैं। बाल विवाह होता है इनमें, जिसमें छोटी आयु में ही लड़के और लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, परंतु जैसे ही लड़की विवाह योग्य होती है तो उस समय उसका गौना किया जाता है। गौना का मतलब है अपनी स्थानीय भाषा में हम कह सकते हैं एक मुकलावा होता है, उसको गौना कह सकते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा होती है इनमें। पितृसत्तात्मक समाज होता है, पिता ही परिवार का मुख्य होता है। निसंतान दंपतियों को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है। और मीणा जनजाति में 4 पंचायतें होती है, जिसमें सबसे छोटी पंचायत है ग्राम, जो एक गांव की होती है। दूसरी होती है गोत्र, जो गोत्र विशेष की होती है। तीसरी क्षत्रिय, 4-5 गांवों को मिलाकर क्षत्रिय। और 84 पंचायत होती है, जो 84 गांवों की होती है। ये सबसे बड़ी पंचायत होती है। नाता, तलाक, मौसर, सामाजिक झगड़े, ऋण से जुड़े मामलों का निपटान इन पंचायतों के द्वारा किया जाता है। मीणा जनजाति अनेक प्रकार के मेलों में भाग लेती है, जिसमें मुख्य रूप से श्री महावीर जी का मेला, सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लगने वाले मेले में, सीकर की जीर्ण माता मंदिर में लगने वाले मेले में भी ये मीणा जनजाति भाग लेती है। होली के तीसरे दिन मीणा जनजाति खेरवाड़ा व डूंगरपुर में नेजा नृत्य करती है। वस्त्र पढ़ते हैं, देखिए अब इनके वस्त्र मुख्य रूप से पुरुष है वो मीणा जाति के पुरुष है वो धोती व कमीज पहनते हैं, सिर पे साफा बांधते हैं।
स्त्रियां घाघरा, कांसली व ओढ़नी पहनती है। वर्तमान में पैंट, शर्ट व अन्य प्रकार के वस्त्र भी ये पहनने लग गए हैं। मीणा स्त्री व पुरुष गोदना गुदवाना पसंद करते हैं, शरीर पे गोदना गुदवाते हैं। और वर्तमान में अगर हम कहेंगे कि ये टैटू गुदवाते हैं अपने शरीर पर, तो यह इस प्रकार का कार्य आज भी करते हैं। वर्तमान में सरकारी सेवाओं में इनका बोलबाला है, यानी बहुत बड़ी संख्या में मीणा जनजाति के जो पुरुष और महिलाएं हैं वो उच्च पदों पर कार्यरत हैं। आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक दृष्टि से देखते हैं तो मीणा जनजाति वर्तमान में राजस्थान की सबसे उन्नत जनजाति के रूप में है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।